हाय, दिस इज कोमल चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल एट द यूट्यूब चैनल GS365। और आप सभी को पता है कि ये सेशन हमारा करंट अफेयर्स का रहने वाला है, जैसा कि स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। फर्स्ट न्यूज़ के साथ क्या क्या कवर करने वाले हैं हम देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूज़ हमारा है कि केंद्र की PGI 2.0 2023-24 में चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहे, ठीक है। यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली की संस्थान शीर्ष पर रही हैं। किसने जारी की रिपोर्ट? शिक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है 2023-24 के लिए। कौन सी रिपोर्ट है? परफॉर्मेंस ग्रेडेड इंडेक्स। कौन सा रिपोर्ट है? परफॉर्मेंस ग्रेडेड इंडेक्स, PGI, और यह 2.0 है, ठीक है साहब, जिसमें नवीनतम मूल्यांकन जारी किए गए हैं, ठीक है। तो क्लियर आपको ये याद रखना है इस न्यूज़ के माध्यम से क्या, कि चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहे हैं, राइट। रिपोर्ट किसने जारी किया? इंडेक्स कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। बहुत ही छोटी न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि वैश्विक सूखा परिदृश्य 2025 के रुझान, प्रभाव और नीतियां, इससे संबंधित ये न्यूज़ बनी है, ठीक है। तो क्या हुआ है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी कि OECD ने अपना वैश्विक सूखा आउटलुक जारी किया है। वैश्विक सूखा आउटलुक जारी कौन करता है? OECD। कौन जारी करता है? OECD द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें वैश्विक स्तर पर सूखे की बढ़ती आवृत्ति और भौगोलिक प्रसार पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। क्लियर? इसमें क्या बताया गया है कि सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं 1900 से 2000 के बीच दुगने हो गए हैं। यानी कि जो क्षेत्र 1900 से पहले प्रभावित हुआ करते थे वह 2000 तक आते आते कितने हो गए हैं? दुगने हो गए हैं, जिससे ग्रह का 40% हिस्सा दशकों में सूखों की आवृत्ति और तीव्रता वृद्धि का अनुभव कर रहा है, जिसमें ग्रह का यानी कि पृथ्वी का लगभग 40% हिस्सा हाल के दशकों में सूखे की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि का अनुभव कर रहा है। यानी कि पृथ्वी का लगभग 40% जो पार्ट है वह जो वृद्धि हो रही है उसको महसूस कर रहा है, ठीक है। किसकी रिपोर्ट जारी किया गया है? OECD की आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है OECD के द्वारा, ठीक है। क्लियर? OECD क्या है? OECD एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए काम करता है। दोबारा सुन लीजिए, OECD एक वैश्विक संगठन है जो सामाजिक गरीबी उन्मूलन, वैश्विक चुनौतियों, ठीक है, या फिर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास, इन सब के लिए मिलकर काम करता है, ठीक है। अभी इसके लगभग 38 सदस्य देश हैं, यानी कि 38 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं OECD की। क्लियर है पॉइंट? स्टैटिक पार्ट कवर है, OECD पता चल गया क्या है, ठीक। न्यूज़ भी पता चल गया क्या है। आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है WEF ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया है अभी हाल फिलहाल में। WEF ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी आई है? 71 आई है, जो खिसक गया है, ठीक है। क्लियर? जो 63वें स्थान से खिसक कर 71वें पहुंच गई है। पहले कितना था? 63 था, अब कितना हो गया है? 71 हो गया है। क्लियर पॉइंट? वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2024 में स्थान कौन सा था? 63 था, जो अब फिसल कर कितना हो गया है? 71 हो गया है, ठीक। क्लियर? इससे क्या पता चलता है? ये किस आधार पर रैंकिंग की जाती है? रैंकिंग किस आधार पर की जाती है? तो रैंकिंग की जाती है जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की दिशा में किए गए कार्यों के आधार पर। यानी कि आप अगर स्वच्छ ऊर्जा की तरफ कार्य कर रहे हैं, प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपका जो वो है प्लेसमेंट स्थान है वो ऊपर की तरफ खिसकेगा। अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? नीचे की तरफ खिसकेगा। तो भारत का स्थान क्या हुआ है? 63 से खिसक कर 71 हो गया है, जो क्या है? एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है साहब। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज़ क्या है?
नेक्स्ट हमारा है कि संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस? 19 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यौन दिवस कब मनाया जाएगा? यौन संघर्ष के अगेंस्ट उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा? प्रति वर्ष 19 जून को इसे मनाया जाएगा। और ये कब से प्रारंभ हुआ है? 19 जून 2008 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। किसने की है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, राइट। कब से स्टार्ट हुआ है? यह 2008 से स्टार्ट हुआ है, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था और इसे अपनाने की बात की गई थी। ठीक है, यह प्रस्ताव नंबर है, याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका विषय क्या है? विषय क्या है? ब्रेकिंग द साइकिल, हीलिंग द स्कोर्स, एड्रेसिंग द इंटरनेशनल इम्पैक्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट रिलेटेड द सेक्सुअल वायलेशन। ठीक है, क्लियर है। थीम बहुत लंबा है, लेकिन आप याद रखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह थीम वुमेन से रिलेटेड है, संघर्ष से रिलेटेड है, जो वुमेन से रिलेटेड है। वुमेन एक वल्नरेबल सेक्शन है भारत में, जहां पर महिलाओं को इतिहास में आपने देखा है कि बहुत प्रताड़नाओं और निचले स्तर का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो उन महिला सशक्तिकरण के लिए ये चीज़ें की जाती हैं, तो ये अपने आप में न्यूज़ बन जाती है। और जब न्यूज़ है और इम्पोर्टेंट है, महिला एक वल्नरेबल सेक्शन है, तो क्या है, ये ऑटोमेटिक ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चल रहे हैं हम। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पूरी की। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री अभी क्रोएशिया की यात्रा पर थे, यानी कि G7 से लौटते हुए क्रोएशिया रुके हैं। ठीक है साहब, तो इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान किससे गहन बातचीत की है? प्रधानमंत्री ऑन्द्रेज प्लेंकोविक हैं, जो क्रोएशिया के प्रधानमंत्री हैं। दोनों पक्षों ने जहाज निर्माण, साइबर सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को स्वीकार किया है। यानी कि कौन कौन सा निर्माण है? जहाज निर्माण, साइबर सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र। ठीक है साहब, इस यात्रा के दौरान 4 प्रमुख समझौतों का MOU हुआ। 4 प्रमुख समझौतों के लिए MOU है। कौन कौन से 4 समझौते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है साहब, कौन कौन से है कि पहला समझौता कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के सहयोग के लिए था। दूसरा है 2026 से 2030 तक सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। एक प्रोजेक्ट, एक MOU है। थर्ड क्या है? 2025 से 2029 तक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग की रूपरेखा दी गई है। चौथे समझौते में ज्ञापन के तहत जागरेब विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर की स्थापना की जाएगी। ये 4 मोटे मोटे MOU साइन किए गए हैं, मतलब ओवरऑल। ठीक है, 4 MOU साइन किए गए हैं, आपको बता दिया गया है। अब हम बात करें कि क्रोएशिया कहाँ स्थित है। क्रोएशिया मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक देश है, यह एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित है। ज़ाग्रेब इसकी क्या है? राजधानी है। ज़ाग्रेब इसकी राजधानी है और यूरो इसकी मुद्रा है। ठीक है, तो मुद्रा की बात करें तो क्या है? यूरो है। और अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो ज़ाग्रेब इसकी कैपिटल है। ज़ाग्रेब इसकी कैपिटल है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, क्लियर। अगर हम बात करें कि क्रोएशिया के साथ संबंध कब से स्थापित थे, अगर दोनों के रिलेशन की बात करूं तो संबंध कब स्थापित हुए? दोनों के बीच संबंध स्थापित हुए हैं 9 जुलाई 1962 को राजनयिक संबंध स्थापित हुए। राजनयिक संबंध स्थापित, ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं। राजनयिक संबंध स्थापित हुए दोनों देशों के बीच। ठीक है साहब, क्लियर? ठीक है, क्लियर, इसे आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि मिजोरम ने डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के तहत साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, यानी कि मिजोरम ने क्या किया है? मिजोरम ने डिजिटल इंडिया एक भाषणी प्रभाग था, बहुत न्यूज में था, हमने कवर भी किया है भाषणी को। ठीक है, उसके साथ एक समझौता किया है, MOU साइन किया गया। क्या है इसका उद्देश्य? बहुभाषी डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देना है और मूल भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से मिजो समुदाय को समर्थन प्रदान करना है। इस समझौते ज्ञापन पर 18 जून 2025 को नई दिल्ली में
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यालय में हस्ताक्षर हुए। इस साझेदारी से क्या होगा, मिजो और अन्य स्थानीय भाषाओं में सरकारी सेवाओं और सूचनाओं तक पहुंच का विस्तार होगा। ठीक है, यानी कि इसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि जो मिजो भाषा है और अन्य भाषाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंच को विस्तार देना है। ठीक, यानी कि मिजो भाषा को भी अब आप जगह जगह आपको देखने को मिलेगी मिजोरम में। ठीक है, भागनी क्या है, एक AI बेस्ड टूल है जो भारत की सभी भाषाओं में क्या करता है, डील करता है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इस चीज को। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसे और अगर समझने की कोशिश करें हम, जब विस्तार होगा तो इससे क्या होगा, इससे जो शासन है, अगर शासन लोक प्रशासन, इसमें जो भाषाई बाधाएं होती हैं उनको क्या कर सकते हैं, दूर किया जा सकता है, जिससे क्या बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी। ठीक है, नागरिकों की जब भाषा में बोलचाल में अगर माध्यम होगा बोलचाल का नागरिकों की भाषा, तो उससे क्या होगा, पारदर्शिता आएगी, लोगों को समझ आएगा चीजें। ठीक है, और नागरिक एक जिम्मेदार नागरिक होंगे और वह अनेक कार्यों में भागीदार भी होंगे। इससे हम ओवरऑल क्या देख सकते हैं, एक समावेशी विकास और समावेशी शासन को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट, क्लियर है, ठीक है ना, समझ गए ना पॉइंट। चलो समझ में आगे बढ़ते, समझ में आ गया तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है सरकार ने निर्बाध यात्रा और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहल शुरू की है। अभी हाल ही में नितिन गडकरी साहब ने अनाउंस किया है क्या कि टोल प्लाजा के लिए ईयरली पैकेज, ईयरली प्रीमियम, वो क्या रहने वाला है। 18 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गैर वाणिज्यिक वाहन यानी कि ये कॉमर्शियल व्हीकल पर, कॉमर्शियल जो होते हैं येलो प्लेट वाले, उन पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, यानी कि गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक पास की घोषणा कर दी है। यानी कि एक बार आप पैसे दीजिए और फिर आपको टोल बार बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, ना ही वहां पर रुकने की जरूरत है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा को आसान बनाने के लिए यह पहल 15 अगस्त 2025 से लागू की जाएगी। कब से स्टार्ट होने वाली है, 15 अगस्त 2025 से इसे लागू किया जाएगा। वार्षिक पास की कीमत कितनी है, 3000 रुपये रहेगी और इसमें आप 200 यात्राएं कर सकते हैं। 200 यात्राएं करेंगे या फिर 1 वर्ष के लिए, जो भी पहले हो जाएगा वही क्या माना जाएगा, वैध माना जाएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने पास ले लिया है और उसको 1 साल पूरा नहीं हुआ है और उसने 200 यात्राएं पूरी कर ली, यानी कि वो हर दिन जा रहा है, हर दिन वापस आ रहा है और साल से पहले उसने अपनी यात्राएं पूरी कर ली 200, जब वो 201 भी यात्रा करेगा तो उसका टोल टैक्स लगेगा। जब वह 201 भी यात्रा करेगा विद इन ईयर, उसी साल के अंतर्गत जिस साल का उसने पास लिया है, तो उसको टोल टैक्स देना होगा। यानी कि 200 जो रहेंगी ट्रेवल, 200 ट्रिप क्या रहेगी, फ्री रहेंगी, पास के अंतर्गत इंक्लूड होंगी। 200 से ऊपर अगर आप करते हैं तो पास के इंक्लूड नहीं होंगी, पास में इंक्लूड नहीं होंगी, पास में शामिल उनको नहीं किया जाएगा। ठीक है, राजमार्ग यात्रा ऐप और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI और सड़क परिवहन और साथ के साथ राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, कितनी वेबसाइट हो गई, 4, राजमार्ग ऐप, NHAI, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इस पास को आप रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि जो टोल टैक्स है, टोल भुगतान को सरल करना है और टोल प्लाजा पे आपको टाइम लगता है, प्रतीक्षा आपको करनी होती है, उसको कम करना है। यह जो प्लान है वह कार हो गया, जीप हो गया, है ना, वैन हो गए, जो प्राइवेट वाहन है उन पर यह एप्लीकेबल होता है। येलो प्लेट वाली जो व्हीकल होते हैं या फिर कॉमर्शियल व्हीकल जो होंगे उनके लिए यह एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। तो जो ये सिस्टम है, यह एक सिस्टम पर काम करेगा जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन रहेगा, उसको उस टेक्नोलॉजी के साथ को जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, आप जाएंगे, आपका वाहन का वो नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करेगा और तुरंत आप बूथ से ऐसे ही निकल जाएंगे टोल प्लाजा से। ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड सिर्फ आपका सेव होगा कि इस नंबर प्लेट की गाड़ी यहां से पास हुई है। ठीक है, क्लियर। ऐसा नहीं है कि आपको
रुकना है और फिर टोल जैसे फास्टैग होता है स्कैन करता है, वो प्रोसेस नहीं होगा। आप जाएंगे ऑटोमेटिक क्या होगा, जो नंबर प्लेट होगी उसको रिकॉग्नाइज करेगा वो टेक्नोलॉजी के द्वारा, और आपका टोल टैक्स इंक्लूड हो जाएगा और ऐड हो जाएगा और आप तुरंत निकल जाएंगे बिना रुके। ठीक है, क्लियर। यानी कि इस जो इन सब टेक्नोलॉजी में कैमरा हो गया, एनपीआर कैमरा हो गया, ठीक है, दूसरा फास्टैग रीडर जो बहुत जल्दी से फास्ट करेगा, उन सब चीज़ों का वो टेक्निकल टर्म हो गए जिनका यहाँ पर प्रयोग होने वाला है। ठीक है, इसमें एक चीज और है, जो टोल टैक्स के जो नियम है उनका पालन नहीं करेंगे तो उनके लिए नोटिस जारी होंगे, नोटिस का भी आप रिप्लाई नहीं करेंगे, फिर भी आप लगातार वायलेशन करेंगे तो आपके लिए दंड का भी प्रावधान किया जाएगा। सो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो आज के लिए सेशन बहुत छोटा था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने वीडियो देखी। थोड़ा बात करेंगे हम इस सेक्शन को लेकर, क्योंकि न्यूज़ तो कवर हो गई है, कि जब हम बात करते हैं सिलेक्शन में क्या दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को हम समझें कि सिलेक्शन या फिर जॉब समय क्यों लग रहा है, एक छोटी सी जॉब लेने में ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। एक चीज़ आप समझोगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो तो बढ़ ही रहे हैं, वो सिंपल सी बात, उसे कम नहीं कर सकते। ठीक है, उसे हम कम नहीं कर सकते। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हर साल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, राइट। बट हम अपने पढ़ने का तरीका आप समझो। जब आप 12th करके आते हैं तो आपके पास, अगर मैं सिंपल एक मैथ की बात करता हूँ, मैथ की मैं बात करूँ तो मैथ के हमारे चैप्टर होते हैं कुछ जो बेसिक चैप्टर होते हैं। मैथ की मैं बात करूँ जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, परसेंटेज, ठीक है, और वो डिस्काउंट, ठीक है, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, 2D 3D, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री। ये जो नंबर जो मैंने चैप्टर्स आपको लिखे, ये सब चैप्टर आप 12th में पढ़ के आते हो। 12th में ये चैप्टर आप पढ़ के आते हैं, ठीक है। तब आपको फॉर्मूला सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, बोर्ड के पेपर दे के आते हो तब, ठीक। फिर आपको उस टाइम आपको जरूरत होती है कि उस चीज को जो आपको पता है उसे हम किस तरीके से छोटे रूप में कर सकते हैं। जो शॉर्टकट होते हैं वह कॉन्सेप्ट का ही आसान वर्जन होता है, ठीक है। तो उस समय पे आप क्या करते हैं, आप उस समय पे लेते हैं फील आज़ादी का, आप आज़ादी की फील लेते हैं और उधर ये भी आज़ाद हो जाते हैं, ये आपके दिमाग से निकल जाते हैं। जो चीज़ें आपको बहुत आसान लगती थी पहले, फिर वह समय के साथ साथ आपको कठिन लगने लगती हैं, फिर आप कठिन लगने लगती है, फिर आप भागते हैं दूसरी उन चीज़ों को छोड़ के दूसरी चीज़ों की तरफ, लाइक रीजनिंग, कि मैं तो रीजनिंग वाला पोर्शन कर लूँगा, मैथ के क्वेश्चन कम कर लूँगा, लेकिन रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कर लूँगा तो वहाँ मेरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम इस तरीके से हम खुद को डिज़ाइन करते हैं, राइट। फिर इसी दौरान कोई पेपर आ गया, नहीं क्वालिफाई हुआ, तो फिर हम कुछ और देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बनाने में लग जाते हैं फिर से, राइट। उसके बाद दूसरा क्या चीज़ है कि हम एक चीज़ और, कि हम अपने टीचर पर भरोसा नहीं करते। एक बहुत बड़ा रीज़न ये है सिलेक्शन ना हो पाने का कि हमें अपने टीचर पर भरोसा ना हो करके किसी दूसरे टीचर पर भरोसा होने लगता है, जिसका हम सपोज करो 2 बच्चे हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, दूसरे का नहीं हो रहा है, किसी वजह से नहीं हुआ, राइट। तो अब ये वाला है, ऐसे समझ सकते हैं इसे कि ये एक पहाड़ था और यहाँ पे बहुत सारे डायमंड रखे हुए हैं, ठीक है, और एक पहाड़ ये जहाँ पे पूरा खदान है, यहाँ पे बहुत सारा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर निकालना स्टार्ट करेंगे ये लोग, ये बहुत है, यहाँ के छोटे, किसी को 1 पॉइंट मिला वो यहाँ से लेके निकल गया, राइट। अब हमने इसको देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छी तैयारी की, हम वापस यहीं आ गए, हमने तैयारी करते करते यहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, ठीक है। सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने इसको देखा, हम इस चीज़ आ गए, हम फिर वापस शुरू कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को निकालने के लिए।
इतने में ही जो कंपटीशन है वो बढ़ गया। मैंने क्या बताया, हर साल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो बढ़ेंगे ही ना, तो फिर से कैंडिडेट बढ़ जाएंगे, तो आप फिर से पीछे हो गए, फिर आप किसी और को देखोगे। तो इस तरीके से जो भटकाव है वह एक बड़ा रीजन है इस जर्नी का। तो भाई मेरे, कहीं से भी पढ़ो, बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा सिंपल वे में, अगर थोड़ा कुछ भी समझ में आ रहा है तो किसी भी टीचर से पढ़ो। टीचर किससे भी पढ़ो, एज कम है ज्यादा है, नो मैटर। अगर आपको समझ में आ रहा है, कोई भी टीचर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई बहन जो भी है आपका, अगर वो आपको समझा पा रहा है और आप समझ के वो सवाल कर पा रहे हैं, तो भाई मेरे उसी से पढ़ो। ठीक है, उसी से पढ़ना है, फिर आपको उसी से पढ़ना है। जो समय लग रहा है, सब आज आपको टाइम लग रहा है किसी सवाल को सॉल्व करने में, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो टाइम कम किया जा सकता है। बट सवाल हो तो सही, पहले आप सॉल्व तो कर पाओ, तो उसको खत्म करने टाइमिंग कम की जा सकती है प्रैक्टिस से। बट आप सवाल ही नहीं कर पा रहे हो भाई मेरे, क्वेश्चन तो ये है सारा। तो आप जिससे भी आपको समझ में आए उससे पढ़िए, उसी से पढ़िए। और एक बार फिक्स कर लिया कि मुझे इस टीचर से पढ़ना है तो सिर्फ इससे ही पढ़ना है, मुझे अब दूसरी टीचर के पास जाना नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है, हर टीचर का अपना पढ़ाने का एक मेथड और एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। ठीक है, कोई टीचर अलग तरीके से पढ़ा रहा है, हर तरीके से अलग अलग तरीके से ही पढ़ाएगा। आप किसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप उससे पढ़िए। ठीक है, हर टीचर सिलेक्शन दे रहा है ना। मैंने मैथ का एग्जांपल दिया, तो मैथ के दुनिया भर के मास्टर मैथ के हैं, बहुत टीचर है मैथ के, हर टीचर सिलेक्शन दे रहा है। बट आप एक टीचर के साथ लग जाइए, जब आप एक साथ लग जाएंगे, आप हो सकता है टीचर एक साल में पूरा मैथ कराए, टाइम लेके आप कराए, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, खुशी की बात ये है। आप क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं, खुशी की बात ये है। सिलेक्शन नहीं, पेपर नहीं निकला, वो एक अलग बात है, बट अभी आप पहले क्वेश्चन निकालने तो सीखो। आप स्टार्टिंग में खुद को एक साल कम से कम दीजिए, बिना इस टेंशन के, बिना इस स्ट्रेस के कि मुझे कोई पेपर देना है। पेपर दीजिए, दे के और घर आके सो जाओ, फिर आगे वापस से सेम तैयारी पर लग जाओ। इस तरीके से खुद को 1 से 1.5 साल दीजिए, क्योंकि कंपटीशन है। यह कोई इंटरमीडिएट एग्जाम नहीं है जहां पर आपको 6 महीने 7 महीने पढ़ के आप 80% नंबर ले आएंगे और 85% नंबर लेके आ सकते हैं। यह ऐसा कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर तो भाई मार्कआउट चल रही है सीटों के लिए। तो खुद को समय दीजिए और सिलेबस तरीके से कंप्लीट कीजिए। किसी और को देख के खुद को कॉम्प्लेक्स में मत डालिए, और ना ही खुद को जज कीजिए किसी और को देखकर। हर व्यक्ति की अपनी योग्यताएं होती हैं, अपनी मेरिट होती है। ठीक है, तो जिस टीचर के साथ आप लग गए एक बार, उसी के साथ लगे लास्ट तक, जब तक सिलेक्शन ना हो। ठीक है, एक चीज सिंपल सी समझिए, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है ना, तो वह सिर्फ आपको बुक नहीं पढ़ा रहा है, उसका खुद का अपना एक्सपीरियंस भी है, 5 से 7 साल का जितना भी है। जैसे मैं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो भाई सोर्स तो वही है ना। अब देखो एक सेकेंड, सोर्स मेरे पास जो भी है बुक में, पूरी दुनिया उसी बुक को पढ़ रही है, उन्हीं बुक्स को पढ़ती है। मैं भी उन्हीं बुक्स को पढ़ रहा हूँ, आप भी उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। मेरे पढ़ाने में और आपके पढ़ने में क्या अंतर रहेगा? मेरे पढ़ाने में और आपके पढ़ने में अंतर रहेगा मेरा एक्सपीरियंस, कि मैंने जो जर्नी 5 से मेरे 7 साल की जर्नी जो है, उसमें मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, उसमें मैंने जो मैंने एग्जाम समझे हैं, मैंने ट्रेंड को समझा है, वो मैं अप्लाई करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जब आप पढ़ेंगे तो आप थरली एक फ्रेश बच्चे की तरह आप पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे? तो कोई भी टीचर जब आपको पढ़ाता है तो वो सिर्फ बुक नहीं पढ़ाता है, वो पढ़ाता है साथ में अपना एक्सपीरियंस, अपनी समझ, अपना एक्सपीरियंस कि उसने कितना समझा है एग्जाम्स को। ठीक है, तो जब टीचर ये कहता है ना कि एग्जाम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं कि उसने तो ऐसे सपने आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, नहीं, उसका एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इस तरीके के क्वेश्चन पीछे आए हैं, तो संभावना है कि ये क्वेश्चन भी पेपर में आए। आप इसको तैयार कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, तो भाई मेरे, मैं फिर से ये बात कहूँगा, आप एक टीचर को फॉलो कीजिए, एक सब्जेक्ट के लिए बार बार मत भटकिए। टाइम लग रहा है तो स्ट्रेस फ्री रहिए ना भाई, प्रेशर कुकर बन के सिलेक्शन नहीं होगा। फ्रेश रहिए, ठीक है, जब फ्रेश रहेंगे तो प्रोडक्टिव आप रहेंगे।
यानी कि आपकी बाध्यता ज़्यादा रहेगी। आप जब खुश रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। स्ट्रेस में रहेंगे तो आप ना तो पढ़ पाएंगे और ना ही शांत रह पाएंगे खुद को। तो वो वाला सीन हो जाएगा, ना तो जिंदे रहोगे ना मर ही पाओगे। ठीक है। सो आराम से स्ट्रेस फ्री होके ये देखिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आपके लिए बेटर है। ठीक है। कलेक्ट करने से पहले, फाइनल करने से पहले 1000 चीज़ आप देखिए, बट एक बार अगर फाइनल कर लिया, अगर आपको लग रहा है कि मुझे यही समझ में आ रहा है तो वही समझना है फिर। ठीक है साहब। सो थैंक यू वेरी मच। आज मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि लेक्चर छोटा था, तो मैंने सोचा कि आपको चीज़ों के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। सो थैंक यू वेरी मच।